Friends, welcome to History class 12th. Students, we have started our chapter Rebel and Raj. Now this is second topic of this chapter. Let us start. अवध in revolt. हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा कि बहुत सारे लीडर्स थे, वो किस वजह से ये रिवोल्ट में शामिल हुए, कारण क्या था उनके रिवोल्ट में शामिल होने का, उनका कोई पर्सनल ग्रीवियंस था या क्या था. तो लेट अस डिस्कस अबाउट अवध के बारे में हम डिस्कस करते हैं. तो अवध के बारे में सबसे पहले एक डायलॉग देखते हैं. अ चेरी दैट विल फाउल दैट विल ड्रॉप इनटू आवर माउथ वन डे. ये जो है ये शब्द कहे थे 1851 में गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी अवध के बारे में ये शब्द बोलता है. अ चेरी दैट विल ड्रॉप इनटू आवर माउथ वन डे. कहता है कि ये एक ऐसी चेरी है जो जब भी गिरेगी हमारे मुंह में गिरेगी. 5 साल बाद क्या हुआ, 1856 में अवध को फोर्सफुली अनेक्स कर लिया गया ब्रिटिश एम्पायर में. तो पहले सब्सिडरी अलायंस हुआ 1801 में. अवध के साथ सब्सिडरी अलायंस होता है जब मिलिट्री पावर जो है वो ब्रिटिश द्वारा प्रोवाइड की जाती थी और राजा उसको यूज़ करता था. बदले में राजा उसको क्या करता था, पैसे देता था ब्रिटिश को. बाय द टर्म ऑफ अलायंस द नवाब हैड टू डिसबैंड हिज मिलिट्री. अपनी मिलिट्री को हटा देता था. अलाउ द ब्रिटिश टू पोजिशन देयर ट्रूप्स विद इन द किंगडम एंड एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द एडवाइस ऑफ ब्रिटिश रेजिडेंट हु वाज नाउ टू बी अटैच्ड टू द कोर्ट. और मतलब सब्सिडरी अलायंस में ये था कि राजा अपनी मिलिट्री हटा देगा और सारे के सारे मिलिट्री जो अब ब्रिटिश की होगी और ब्रिटिश के अकॉर्डिंग काम करेगी, और ब्रिटिश को कोर्ट के साथ अटैच कर दिया गया था. Deprived of his armed forces, the Nawab became increasingly dependent on the British to maintain law and order. अब राजा को ब्रिटिश के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ा और जो दूसरी तरफ जो तालुकदार और चीफ थे ये राजा के कंट्रोल से बाहर हो गए और ब्रिटिश के साथ जा मिले. इन द मीन टाइम ब्रिटिश बिकेम इंक्रीजिंगली इंटरेस्टेड इन एक्वायरिंग द टेरिटरी ऑफ अवध. तो एक तरफ तो सब्सिडरी अलायंस हो गया, पैसा ज़्यादा होने लगा अंग्रेज़ों के पास. दूसरी तरफ अवध को कब्जे में लेने के लिए अंग्रेज़ों का इंटरेस्ट काफ़ी बढ़ता चला गया, क्योंकि यहाँ जो सॉइल थी काफ़ी प्रोडक्टिव थी इंडिगो और कॉटन के लिए. और ये जो रीजन था आइडली लोकेटेड टू बी द डेवलपमेंट द प्रिंसिपल मार्केट ऑफ अपर इंडिया. मार्केट को लोकेट करने के लिए सबसे अच्छी जगह थी. और दूसरी बात ये थी कि मराठा लैंड को कॉन्क्योर कर लिया था, द्वाब को, कर्नाटक को और पंजाब और बंगाल, इन सभी को कंट्रोल कर लिया था अंग्रेज़ों ने, अपने अंडर ले लिया था. अब अकेला अवध रह गया था जो कि आज़ाद था. तो ब्रिटिश चाहते थे कि इसको अपने कब्जे में लेने के बाद कोई और बात सोचेंगे, पहले इसको कब्जे में ले लिया, मतलब पूरे भारत को अपने कब्जे में लेना जरूरी था. तो इस वजह से बंगाल को लगभग 1 सेंचुरी बाद में कब्जे में ले लिया गया 1856 में. द लाइफ वॉज गॉन आउट ऑफ बॉडी. तो ये एक शब्द थे आम लोगों द्वारा कहे गए शब्द. लाइफ वॉज गॉन आउट ऑफ द बॉडी मीन्स जब अंग्रेजों ने अवध को कब्जे में लिया तो लोगों ने कहा कि जब नवाब को निकाला जा रहा था ऐसा लग रहा था जैसे उनके प्राण निकल रहे हैं. लॉर्ड डलहौजी एनेक्सेशन क्रिएटेड डिसफेक्शन in all areas of the principalities that were annexed but nowhere more than in the kingdom of अवध. सभी जगह लोगों को अंग्रेजों के प्रति गुस्सा था, लेकिन अवध में ज़्यादा था, जो हार्ट ऑफ इंडिया माना जाता वहाँ पर ज़्यादा था. नवाब वाजिद अली शाह को अंग्रेजों ने निकाल दिया, डीथ्रोन्ड मतलब उसको सिंहासन से हटा दिया गया और कलकत्ता में भेज दिया गया. एंड ये कहकर कि अवध में जो राजा है वो मिस गवर्नमेंट कर रहा है. तो ब्रिटिश गवर्नमेंट आल्सो रॉन्गली अज्यूम दैट वाजिद अली शाह एन अनपॉपुलर रूलर. और दूसरी तरफ अंग्रेजों ने ये भी कह दिया कि वाजिद अली शाह जो है वो इतना अच्छा राजा नहीं है. लेकिन दूसरी तरफ अगर हम लोगों के बारे में देखें तो लोगों ने कहा कि ये बहुत ही लव्ड वन था एंड लखनऊ के साथ इसका काफ़ी स्नेह था. और There were many who followed him all the way to कानपुर singing song of lament. तो जब अवध से यानी कि लखनऊ से इनको निकाला गया वाजिद अली शाह को, तो बहुत सारे लोग जो थे राजा के पीछे पीछे कानपुर तक उनको छोड़ने गए थे. तो मतलब इतना ज़्यादा पॉपुलर था राजा, लेकिन अंग्रेजों ने इसका बहाना दिया था कि ये पॉपुलर नहीं है.
Widespread sense of grief and loss, Nawab's exile was recorded by many contemporary observers. तो बहुत सारे उस टाइम के ऑब्जर्वर थे, उन्होंने लिखा द लाइफ वॉज गॉन आउट ऑफ बॉडी, कि ऐसा कुछ मतलब कि लोग बोल रहे थे कि जैसे जैसे ये वाजिद अली शाह यहाँ से निकाले जा रहे हैं वो लाइफलेस बॉडी छोड़ के जा रहे हैं, क्योंकि जान जो है वो वाजिद अली शाह थे। तो उस टाइम उस दिन ना कोई मार्केट खुली थी, ना कोई बाजार खुला था, सभी जगह क्राई हो रहे थे, रो रहे थे लोग। वन फोक सॉन्ग बियॉन्ड दैट द ऑनरेबल इंग्लिश केम एंड टुक द कंट्री। तो एक सॉन्ग गाया जा रहा था, अंग्रेज बहादुर आइन मुल्क ले लिनो, मतलब अंग्रेज जो आए और उन्होंने हमारे मुल्क को कब्जे में ले लिया। इस तरह की इमोशनल अपहीवल जो थी वो लगातार चलती रही। नवाब जो था उसको हटाने से कोर्ट कल्चर ख़त्म हो गया। Thus whole range of people, musician, dancer, poet, artisan, cooks, retainers, administrative officials, जितने भी ऑफिसर्स थे नवाब के अंडर वो सारे के सारे हटा दिए गए। इसका मतलब वो लोग बेरोजगार हो गए। फिरंगी राज एंड द एंड ऑफ द वर्ल्ड। फिरंगी राज का मतलब क्या है? अंग्रेजों का राज। अंग्रेजों का राज और एक दुनिया का ख़त्म होना। अवध से लिंक करते हैं इसको, तालुकदार, पीजेंट और सिपोई। असल में क्या था, डिफरेंट वे दे केम टू आइडेंटिफाई फिरंगी राज विद द एंड ऑफ देयर वर्ल्ड, द ब्रेक डाउन ऑफ थिंक दे वैल्यूड, रिस्पेक्टेड एंड हेल्ड डियर। तो मतलब जो भी चीज़ें थी अंग्रेजों के आने के बाद, जो चीज़ें रिस्पेक्टफुल थी उन चीज़ों की रिस्पेक्ट कहीं खो गई थी। देखिए 1857 से की जो क्रांति थी वो इसी मतलब कि डिससेटिस्फैक्शन और दुख के कारण 1857 की क्रांति में अवध के किसानों ने भाग लिया। तो अवध में रिवोल्ट से काफ़ी टाइम तक चला, इतना कहीं और नहीं चला था 1857 की क्रांति। असल में गुस्सा ये वर्ल्ड एंड, कैसा वर्ल्ड एंड हो गया था? जैसे अंग्रेजों ने कब्जा किया, नवाब को हटाया, नवाब के हटने से तालुकदार भी हट गए। अवध was dotted with estate and forts of Talukdar for many generation had control land and power in the countryside। गांवों में, अवध के गांवों में बहुत सारे तालुकदार थे। डॉटेड विद का मतलब छोटे छोटे जगहों पर तालुकदार रहते थे, और तालुकदार जो थे उनका आम लोगों के साथ काफ़ी अच्छा बिहेवियर था। वो आर्मी भी होती थी उनके पास, और फोर्ट होता था, किला होता था, ऑटोनॉमी होती थी, अपने आप काम कर सकते थे, और नवाब को वो ताल्लुक पे करते थे, पैसा वगैरह पे। लेकिन जैसे ही अंग्रेज चले गए, जो अवध के नवाब जो थे वो चले गए, अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया, तो ये जो बड़े बड़े जमींदार थे, जैसे 12,000 सोल्जर वाले और कम से कम छोटे 200 सोल्जर वाले जो तालुकदार थे, अब सिर्फ ब्रिटिश के नौकर बनकर रह गए थे। ब्रिटिश वर अनविलिंग टू टॉलरेट द पावर ऑफ तालुकदार। तालुकदारों की पावर को सहन नहीं कर सकते थे, और इस वजह से तालुकदारों की पावर जो थी उन्होंने डिसआर्म कर दी, मतलब उनके हथियार छीन लिए उनसे, उनकी मिलिट्री उनसे छीन ली। और जो नई रिवेन्यू पॉलिसी लगाई उसमें तालुकदार की अथॉरिटी, पहले तालुकदार को टैक्स इकट्ठा करता था वो, उसके पास काफ़ी पैसा होता था। अब ब्रिटिश ने उनको बहुत कम पावर्स दी। ब्रिटिश ने रिवेन्यू सेटलमेंट्स की समरी सेटलमेंट 1856 वाज बेस्ड ऑन द अजम्पशन दैट द तालुकदार वर इंटरलोपर्स विद नो परमानेंट स्टेक इन लैंड। अब अंग्रेजों ने कह दिया जो ये तालुकदार हैं ये सिर्फ टैक्स इकट्ठा करेंगे, इनका इसके ऊपर, लैंड के ऊपर कोई हक नहीं है, हाँ ये सिर्फ टैक्स इकट्ठा करेंगे। दे हैड एस्टेब्लिश देयर होल्ड ओवर लैंड थ्रू द फोर्स एंड फ्रॉड। अंग्रेजों ने किसी भी तरीके से, बाई किन्स, किसी भी तरीके से, हुक्स ऑन क्रुक्स, किसी भी तरीके से उन्होंने क्या किया, उन लैंड के ऊपर कब्जा कर लिया और तालुकदार की पोजीशन को डिक्लाइन कर दिया। समरी सेटलमेंट प्रोसीडेड टू रिमूव द तालुकदार वेयर एवर पॉसिबल। तालुकदारों को नीचा दिखाने का जो भी हो सका समरी सेटलमेंट में उन्होंने सारा कुछ किया। तो तालुकदार गुस्सा थे, इसी वजह से रिवोल्ट हुआ था। तो अगर हम फिगर की बात करें, ब्रिटिश से पहले 67% जो टोटल नंबर ऑफ विलेजेस थे वो इनके अंडर थे। जैसे ही समरी सेटलमेंट आई
तो 38% इनके अंडर रह गए, उसमें भी उनकी पावर को इतनी ज़्यादा नहीं थी। तो तालुकदारों का ये जो टाइम था काफ़ी हार्डेस्ट था। तालुकदार ऑफ द साउदर्न अवध वर हार्डेस्ट हिट एंड सम लॉस मोर देन हाफ ऑफ द टोटल नंबर ऑफ विलेजेस। बेचारों को इतना बड़ा अमीरी थी उनके पास, राजा के टाइम में अंग्रेजों ने उनसे सब कुछ छीन लिया। तो ब्रिटिश के जो रेवेन्यू ऑफिसर थे कि वो चाहते थे कि तालुकदार को रिमूव कर दिया जाए, क्योंकि अगर तालुकदार को रिमूव कर दिया जाए तो लैंड के एक्चुअल ऑनर जो हैं कोई भी हैं उनको लैंड दी जा सकती है, जैसे कि किसान है, और किसानों की एक्सप्लॉयटेशन ख़त्म हो सकती है। बहाना तो उन्होंने ये दिया तालुकदारों को ख़त्म करने का, लेकिन दिस डिड नॉट हैपन इन प्रैक्टिस। रेवेन्यू फ्लो फॉर द स्टेट इंक्रीज बट द बर्डन ऑफ डिमांड ऑन द पीजेंट डिड नॉट डिक्लाइन। देखिए, तालुकदार भी टैक्स इकट्ठा करते थे, अंग्रेज भी टैक्स इकट्ठा करते थे किसानों से। अब टैक्स का बर्डन तो बढ़ता चला गया, लेकिन जो पीजेंट्स का बर्डन था वो कम ना होता। ऑफिशियल सून फाउंड द लार्ज एरिया ऑफ अवध वर एक्चुअली हैविली ओवर असेस्ड। अंग्रेजों ने असेसमेंट की टैक्स की, लैंड टैक्स की, वो पहले से ज़्यादा लगा दिया गया। तो डिमांड इतनी ज़्यादा थी कि 30 से 70% की डिमांड थी जो प्रोड्यूस की देनी, मतलब 100 रुपये की फसल में से 30 से 70 रुपये, कहीं पर 30, कहीं पर 70 और कहीं पर 20। तो ये सारे जो पैसे थे उनको टैक्स के रूप में देने पड़ते थे। तो दस नीदर तालुकदार नॉर पीजन हैड रीजन टू बी हैप्पी विद इन द एनेक्सेशन। तो अवध की एनेक्सेशन से ना तो तालुकदार और ना ही पीजेंट, दोनों ही खुश नहीं थे। तालुकदार को जब जैसे ही डिस्पोजेस किया गया कि सारा सोशल ऑर्डर ख़त्म हो गया, क्योंकि लॉयल्टी थी, पैट्रनेज था, बाउंड था पीजेंट और तालुकदार के बीच में। जैसे मान लो किसी किसान ने शादी करनी होती तो पीजेंट तालुकदार उसको टैक्स भी कर्जा दे देता था, और कर्जा भी ऐसा दे देता था कि थोड़ा बहुत पैसा वो खुद अपने पल्ले से भी लगा देता था ताकि किसान तंग ना हो, क्योंकि आपस में बॉन्ड्स थे। प्री ब्रिटिश टाइम में तालुकदार वर ऑप्रेसर बट मैनी ऑफ देम आल्सो अपीयर्ड इन जेनरस फादर फिगर। लोगों के बीच में उनकी कईयों की अच्छी छवि भी थी। तो पेजेंट से वो ड्यू जो थे बहुत कम मांगते थे, और होता था मान लो कभी ऐसा होता था किसान पैसे नहीं दे सकता, टैक्स नहीं दे सकता, तो उनको रिलैक्स कर देते थे। लेकिन ब्रिटिश के अंदर क्या था, जो पीजेंट्स से टैक्स था यानी कि रेवेन्यू था वो लिया जाएगा, और बिल्कुल सारे का सारा लिया जाएगा, कोई फ्लेक्सिबल मेथड नहीं अपनाया गया। नो लॉन्गर गारंटी दैट द टाइम्स ऑफ हार्डशिप क्रॉप फेलियर रेवेन्यू डिमांड ऑन द स्टेट वुड बी रिड्यूस और कलेक्शन पोस्टपोन। ऐसा नहीं था, पहले तो तालुकदार क्या करते थे, अगर फसल अच्छी नहीं हुई है तो किसानों को रेवेन्यू माफ़ कर देते थे। लेकिन ब्रिटिश के टाइम में ऐसा कुछ नहीं था, कोई गारंटी नहीं थी कि अगर फसल अच्छी ना हुई तो शायद ये माफ़ करेंगे या नहीं करेंगे, कोई गारंटी नहीं थी। तो और भी फेस्टिविटीज़ थी, लोन वगैरह जो तालुकदार से लेना था किसानों ने। अब तालुकदार के पास जब टैक्स ही नहीं रहा, उसको वो लोन कहाँ से देगा। तो इस वजह से अवध में 1857 की क्रांति शुरू, और ये लंबे समय तक चली। इनमें तालुकदार और पीजेंट इकट्ठे होकर लड़े थे, जो कि नवाब के लॉयल भी थे, कुछ तालुकदार ऐसे भी थे, और बेगम हजरत महल के भी लॉयल थे लखनऊ में। टू फाइट ब्रिटिश सम इवन रिमेन विद हर इन डिफीट। कुछ मतलब नवाब की जो बेगम थी हजरत महल, उसके साथ रहे तालुकदार, और जब वो हारी तो तब भी उसके साथ थे। गुस्सा था पीजेंट्स का, वो सिपोही लाइन तक पहुंचा और इकट्ठे हो गए। सिपोही के साथ मिलकर अवध में किसानों ने भी रिवोल्ट कर दिया। फॉर डेकेड यानी कि 10 साल तक सिपोही हैड कंप्लेंड ऑफ लो लेवल ऑफ पे एंड डिफिकल्टी ऑफ गेटिंग लीव्स। 1850s देयर वर अदर रीजन फॉर देयर डिसकंटेंट। अब एक तरफ तो किसान अवध के ये कर रहे थे, और अवध के किसानों के साथ मिलिट्री लग गई। आपको पता था पहला कारण क्या था मिलिट्री का रिवोल्ट करने का, कि वो चर्बी वाले कारतूस। अब वो कुछ और रीजन भी हैं, मिलिट्री क्यों गुस्सा हुई। चर्बी वाले कारतूस तो एक बहाना बन गया, असल में गुस्सा कैसे हुई, सुपीरियर के साथ जब उनका बिहेवियर था, सुपीरियर यानी कि अफसर जो थे, उनका जो बिहेवियर था इंडियन सिपाहियों के साथ गलत होता जा रहा था।
In the 1820s, with white officers made it a point to maintain friendly relation with the सिपाही। 1820 के दशक में अंग्रेज जो अधिकारी थे सिपाहियों के साथ अच्छे रिलेशन में थे, तो अपने खाली टाइम में वो उनके साथ टाइम बिताते थे, रेसलिंग करते थे, फेंसिंग करने में हेल्प करते थे, और कई बार बाहर भी चले जाते थे, और कभी कभी हिंदी भी बोलने लगे थे कुछ लोग। तो कंट्री में अच्छा सिस्टम था, सिपाहियों के साथ कोई भेदभाव नहीं था। दीज ऑफिसर्स वर डिसिप्लिनियर्स एंड फादर फिगर रोल्ड इनटू वन। तो ये अच्छे फिगर्स थे, फादर फिगर थे। 1840s में क्या हुआ, ये रिलेशन चेंजेस होने लगे। ऑफिसर्स के अंदर सुपीरियरिटी की भावना आने लगी, और हमारे जो सिपाही थे उनको वो रेशियल इन्फीरियर समझने लगे, रंग भेद की नीति से उनको नीच समझने लगे, और राइडिंग रफ शोड ओवर देयर सेंसिबिलिटीज़। उनकी जितनी भी सेंसिबिलिटीज़ थी, वो क्या चाहते हैं, कैसे चाहते हैं, उन सभी को एक साइड में रख दिया गया। उनको वो समझते ही कुछ नहीं थे। गालियाँ देना, फिजिकल वायलेंस करने, जो आम सी बात हो गई थी इंडियन सिपाहियों के साथ। तो जिसकी वजह से इंडियन सिपाहियों और ऑफिसर्स के बीच में डिसट्रस्ट और गुस्सा फैल गया। ट्रस्ट वाज रिप्लेस्ड बाय सस्पिशन। अब अंग्रेज़ों के खिलाफ, पहले अंग्रेज़ों के ऊपर थोड़ा बहुत विश्वास था, अब वो शक में बदल गया। और ग्रीस्ड कार्ट्रिज वाली जो घटना थी, इसने आग में घी डालने का काम किया, जिसकी वजह से सिपाहियों ने मौका पाते ही उनके खिलाफ रिवोल्ट कर दी। इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट क्लोज लिंक एग्जिस्टेड बिटवीन द सिपाहीज एंड द रूरल वर्ल्ड ऑफ नॉर्थ इंडिया। सिपाहियों के लिंक जो थे गाँवों के साथ थे। द लार्ज मेजॉरिटी ऑफ द सिपाहीज ऑफ बंगाल मानवीय रिक्रूटेड फ्रॉम द विलेज ऑफ अवध। अवध से बहुत सारी आर्मी आती थी, यूपी के अवध से। कुछ ब्राह्मण थे। अवध वाज इनफैक्ट कॉल्ड द नर्सरी ऑफ बंगाल आर्मी। असल में बंगाल आर्मी की जो सबसे ज़्यादा रिक्रूटमेंट थी वो अवध से होती थी, इसलिए अवध को बंगाल आर्मी की नर्सरी कहा जाता था। तो सिपाहीज जो थी, the changes that families of the sepoys saw around them and threat they perceived were quickly transmitted to sepoys. अब जैसे अवध में वाजिद अली शाह को हटा दिया गया, तो अवध के सिपाही जो थे, अवध के रीजन से जो अंग्रेज़ों के सिपाही थे, उनको भी गुस्सा आया। फैमिलीज़ ने उनको बताया कि ऐसा ऐसा हुआ हमारे साथ, तो गुस्सा और डर की भावना जो थी, ऊपर से नए कार्ट्रिज आके इन सभी ने गुस्सा बढ़ा दिया। सारी चीज़ें इकट्ठी होगी, ग्रीस्ड कारतूस, और लीव नहीं मिलती थी, इन्फीरियर और सुपीरियर का चक्कर, ये सभी की वजह से मिसबिहेवियर, इन सभी की वजह से अब जो ऑफिसर्स के अगेंस्ट जो थे, जो सिपाही थे, उन्होंने रिवोल्ट कर दिया। This link between the sepoys and the rural world had important implication in the course of uprising when the sepoys defeated their superior officers। डिफाइड का मतलब उनकी आज्ञा मानने से मना कर दिया। and took arms, they were joined very swiftly by their brethren in the villages। जैसे ही सिपाहियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया, एकदम से गांवों के लोग जो थे उनके साथ जुड़ गए। तो इस तरह से रिवोल्ट जो था अवध में इस तरह से फैला था। तो स्टूडेंट, आपने ये वीडियो देखनी है, आपने इसके नोट्स बनाने हैं। नेक्स्ट वीडियो हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, जो नेक्स्ट टॉपिक है नेक्स्ट वीडियो उसमें करेंगे। थैंक यू।